आज का टॉपिक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल वर्ग का मानना है कि राजनीतिक दल चाहे भले के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। वर्ग का मानना है कि राजनीतिक दल चाहे भले के लिए हो या बुरे के लिए हो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, मतलब अति आवश्यक है। तो राजनीतिक दल आज दुनिया में जिस तरह से लोकतंत्र के शासन की व्यवस्था बढ़ी है, उसमें भी अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था बढ़ी है, यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन हो रहा है। बहुत कम क्षेत्र ऐसा है जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बहुसंख्यक जगहों पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे हमारे देश में, अमेरिका में, कि जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना और प्रतिनिधि जाके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इत्यादि के कार्य कर रहे हैं। तो इसमें तो दल बहुत आवश्यक हैं। न तो दलों के बिना आप चुनाव ठीक से करवा सकते हैं, न सरकार बना सकते हैं, न लोक मत का निर्माण कर सकते हैं, न उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से दल बहुत आवश्यक हैं। बिना दल के राजनीतिक व्यवस्था और खास करके लोकतंत्रीय व्यवस्था ये संचालित कर पाना बहुत ही कठिन है, असंभव सा है। जब अमेरिकी संविधान बना तो अमेरिकी संविधान के जो बड़े उसमें व्यक्तित्व थे, चाहे वो जॉर्ज वाशिंगटन साहब हों, चाहे वो मेडिसन हो, मैक्सिमम लोग ये चाहते थे कि दल की व्यवस्था न आए, दल न आए, दल विहीन व्यवस्था रहे। लेकिन बाद में हमने देखा कि अमेरिका में दल आए भी बड़े मजबूती से आए, और आज अमेरिका की शासन व्यवस्था में अगर राजनीतिक दल न हो तो काम ही नहीं चल पाएगा। तो राजनीतिक दल बहुत आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं। इस पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो राजनीतिक दल की एक परिभाषा मैकाइवर की है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिससे वो वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता हो। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे निश्चित सिद्धांत अथवा नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो। इनका मानना है कि राजनीतिक दल एक समुदाय है जो किसी निश्चित सिद्धांत या किसी ऐसे सिद्धांत अथवा नीति के समर्थन के लिए उसको संगठित किया जा रहा हो और वैधानिक साधनों से सरकार बनाना चाहता हो, उसे हम राजनीतिक दल कहेंगे मैकाइवर के अनुसार। तो अब हम बताएंगे, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कि राजनीतिक दल के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, क्या क्या। तो पहला, राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। तो पहला है संगठन, यानी संगठन के अभाव में किसी राजनीतिक दल की कल्पना नहीं की जा सकती है। कुछ लोग चाहिए, एक संगठित व्यवस्था चाहिए। मैं बहुत संक्षेप में संगठन की परिभाषा आपको दे दूं, बहुत संक्षेप में। जब दो या दो से अधिक लोग किसी निश्चित उद्देश्यों के लिए लेकर के कार्य करें, संगठन के प्रति वो अपनी एकता की भावना रखें, तो स्वयं संगठन कहते हैं। बहुत संक्षिप्त परिभाषा। तो इस राजनीतिक दलों में कुछ लोग संगठित होते हैं जिनमें एक संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इकट्ठा होते हैं, और संगठन ना हो तो राजनीतिक दल चलेंगे ही नहीं। संगठन चाहिए, लोगों का एक साथ किसी उद्देश्य के लेकर के इकट्ठा होना। दूसरा, संगठन तो बहुत जरूरी है। दूसरा, सामान्य सिद्धांतों की एकता, सामान्य सिद्धांतों की एकता। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि सामान्य सिद्धांतों में सभी लोग एक हों, मूलभूत बातों में सभी एक हों। एक दल के लोग एक मूलभूत बात में एक होते हैं, एक आधारभूत बात में एक तरह के विचार रखते हैं, बाकी उनके अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो मौलिक धारा होगी, जो मूलभूत धारा होगी, वो एक होगी। अगर कोई संगठन कुछ निश्चित स्वार्थों के लिए, कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए, थोड़े लोगों के लिए बना लिया गया, तो दल नहीं कहा जाएगा। उसको आप दबाव समूह का, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, उसको गुट कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल नहीं कहेंगे। राजनीतिक दल में एक आधारभूत एकता सभी के बीच होनी चाहिए। ठीक है, कुछ अलग से विचार होंगे, कुछ उसके नीचे ऊपर होंगे, ठीक है, चलेगा। लेकिन जो सामान्य एक रूपता है वो सभी सदस्यों में एक होनी चाहिए।
बाकी उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य सिद्धांत पे सभी एकरूप होना चाहिए। दूसरी बड़ी विशेषता है। तीसरा है संवैधानिक साधनों में विश्वास। संवैधानिक साधनों में विश्वास, राजनीतिक दल पर विश्वास या में विश्वास, जो आपको अच्छा लगे। राजनीतिक साधनों पर विश्वास, संवैधानिक साधनों पर विश्वास, या संवैधानिक साधनों में विश्वास, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए। राजनीतिक दल संविधान के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। वह हिंसा करके, आगजनी करके, हिंसा करके अगर ऐसा कोई करता है तो राजनीतिक दल नहीं है। तो राजनीतिक दल संवैधानिक मार्गों से, संविधान के द्वारा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। चौथा, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित, राजनीतिक दल हमेशा राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। कुछ थोड़े से हित, किसी जाति का हित, किसी धर्म का हित, ये ठीक नहीं है, ये राजनीतिक दलों के लिए सही नहीं है। और कोई अगर धार्मिक आधार की बात कर रहा है, जैसा कि हमारे देश में भी चर्चा होने लगी है, होती है, कि भाई हम इसी धर्म को लेकर काम करेंगे, भाई हम इसी जाति को लेकर काम करेंगे। एक्चुअल में उन्हें राजनीतिक दल शुद्ध रूप से कहना ठीक नहीं है। उन्हें गुट कह लिया जाए, समूह कह लिया जाए, दबाव समूह कह लिया जाए, लेकिन शुद्ध रूप से राजनीतिक दल नहीं। मैं बहुत सारे दलों की बात सुनता हूं आजकल टेलीविजन पे कि भैया हम फलाने जाति के लिए आए हैं, भैया हम फलाने वर्ग के लिए आए हैं, हम फलाने समूह के लिए आए हैं, हम फलाने के हित के लिए आए हैं। ये राजनीतिक दल की सही परिभाषा नहीं है। या तो परिभाषा समझ लीजिए ठीक से, या तो राजनीतिक दल ही मत कहिए, ऐसा संगठन ही मत बनाइए कि छोटे छोटे किसी एक, अब धार्मिक आधार पर कोई आपका बन गया कि हम किसी इसी धर्म का काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं थी। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दल की परिभाषा नहीं हो सकती है। राजनीतिक दल वो है जो राष्ट्रीय स्तर की सोच लेकर के, जात से, धर्म से, भाषा से, क्षेत्र से ऊपर उठ करके, और राष्ट्रीयता की भाव लेकर के, राष्ट्र एक रूपता की भाव लेकर के अगर वो काम करता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहेंगे। नहीं तो उसमें राजनीतिक दल कहने का बहुत अच्छा नहीं है। वर्ग का मानना है कि राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक दल को राजनीतिक दल कहा जाएगा। राजनीतिक हित की वृद्धि के लिए संगठित वर्ग का मानना है कि वर्ग कहते हैं कि राजनीतिक हित के लिए संगठित समूह को हम राजनीतिक दल कहेंगे। वह राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय हित को लेकर के संगठित हो उसे हम राजनीतिक दल कहेंगे। पांचवां, सत्ता प्राप्त करना। सबसे महत्वपूर्ण काम है सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों की जो सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे आवश्यक चीज है, वह है सत्ता प्राप्त करना। बहुत सारे मैं डिबेट सुनता हूं टेलीविजन पे, भाई आप राजनीतिक दल हैं, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, ये है चुनाव की बात, फलाने की बात, क्यों यहां पे राजनीति करने लगे हैं हर बात पे, क्यों आप शासन सत्ता, आप हर काम वोट को देख के करते हैं। अरे भाई राजनीतिक दल है, कोई वो सत्यनारायण बाबा कथा के लिए थोड़ी ना आए हैं, कोई क्रिकेट का खेलने के लिए थोड़ी बात करने आए हैं कि गांगुली कितना रन बनाए थे और जो है विराट कोहली कितना रन बनाएंगे। ना ना ना, राजनीतिक दल सत्ता के लिए आते ही हैं, उनका निर्माण ही इसी नाते होता है कि शासन सत्ता अपने हाथ में लें, शासन सत्ता के लिए ही आते हैं, प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो राजनीतिक दल पे मैं अक्सर टीवी वगैरह में डिबेट सुनता हूं कि अरे भाई क्यों आप तो वोट के लिए राजनीति करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे मूर्खों की बात सुन सुन के बड़ा मुझे कष्ट होता है। खैर, जब मूर्खों की व्यवस्था है तो मूर्ख वही बोलेंगे। राजनीतिक दल जब राजनीति में कोई योग्यता वगैरह का आधार निश्चित नहीं है तो बहुत सारे तो वही पहुंचेंगे, लंपटई वाले, जात धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पे, पैसे के नाम पे, मारुति नंदन और बाहुबली, तो पहुंचेंगे ही अपना। तो ऐसे लोग इन चीजों को समझ लें, विद्यार्थी हमारे समझ लें कि राजनीतिक दल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा आधारभूत तत्व है, वह सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना, तो सत्ता प्राप्त करना उनका प्रमुख तत्व है। इस तरह से हम देखें तो ये राजनीतिक दलों का, अब राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आधार, राजनीतिक दलों के उत्पत्ति का आधार, तो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का आधार
पहला, मानव स्वभाव, मानव स्वभाव, मानव स्वभाव का विचार कह सकते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मानव स्वभाव, सिद्धांत कहें, विचार कहें। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ तुरंत परिवर्तन चाहते हैं, कुछ धीमा परिवर्तन चाहते हैं, कुछ स्वयं क्रांतिकारी होते हैं। अलग अलग तरह के लोग होते हैं और इन अलग अलग तरह के लोगों के हितों की व्यवस्था राजनीति में इसी नाते दी जा सकती है कि उस तरह के संगठन का निर्माण हो। कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत तेज परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं, कुछ बहुत धीमा परिवर्तन चाहते हैं, कुछ बहुत तेज चाहते हैं, कुछ सामान्य चाहते हैं। तो अलग अलग तरह के विचार लोगों के होते हैं। उन विचारों के लिए आवश्यक है कि अलग अलग तरह के राजनीतिक दलों का निर्माण हो। दूसरा, आर्थिक तत्व या आर्थिक सिद्धांत, जो आपको अच्छा लगे। आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक रूप से कैसा स्वरूप चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं बहुत तेज औद्योगिकीकरण हो, कुछ लोग चाहते हैं बहुत तेज औद्योगिकीकरण ना हो। अलग अलग मॉडल लेके, कुछ पूंजीवादी व्यवस्था का मॉडल लेके, कुछ साम्यवादी व्यवस्था का मॉडल लेके अलग अलग विचार तरह के लोग राजनीति में आना चाहते हैं और अलग अलग तरह के काम करना चाहते हैं। परंतु यह ध्यान रहे कि उनके जो आर्थिक विषयक सिद्धांत हैं, उत्पादन की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था, संसाधनों की व्यवस्था देने की, इससे अलग अलग जो तत्व लेके आते हैं, अगर उनको अलग अलग रूप न दिया जाए पार्टियों का, तो एक साथ वो काम कर ही नहीं पाएंगे। इस नाते आर्थिक तत्वों के आधार पर भी राजनीतिक दलों का अलग अलग विकास होता है। वातावरण संबंधी तत्व, सिद्धांत। अलग अलग तरह के राजनीतिक वातावरण होते हैं हर देश का। हर देश के अलग अलग तरह के राजनीतिक वातावरण होते हैं और देश के अंदर अलग अलग तरह के तत्व आते हैं। जैसे हमारे देश में देख लीजिए, कहीं कहीं सामाजिक पिछड़ेपन, कहीं सामाजिक आधार को लेकर के, कहीं आर्थिक आधार को लेके, कहीं जातीय आधार को लेके अलग अलग वातावरण है समाज में हमारे। कहीं राष्ट्रीय हितों की बहुत ज्यादा लोगों के अंदर सोच है, विचार हैं। उनके अलग अलग विचार के लोगों को के लिए एक अलग अलग संगठन चाहिए और अगर उस तरह का संगठन एक साथ वो नहीं जुड़ेंगे तो उनके भावनाओं विचारों का प्रकटीकरण कैसे होगा। इस नाते आप देखेंगे कि राजनीति में और इसी नाते उस तरह के वातावरण को वो खोज लेते हैं। मान लीजिए कोई जातीय कट्टरता को लेके है तो ऐसा खोजेगा कि ऐसा समूह बनाएगा राजनीतिक तो जातीय कट्टरता को, कोई धार्मिक को लेकर के, कोई आर्थिक को लेकर के, कोई अपना अलग समूह लेकर के, कोई, तो इस तरह से वो चीजों को खोज लेते हैं, बना लेते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है कि वातावरण संबंधी। चौथा, धार्मिक आधार। बहुत सारे जगहों पे धार्मिक आधार पे राजनीतिक दलों का गठन होता है। वास्तव में ये ठीक नहीं है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक दल इन्हें कहना ठीक नहीं है। लेकिन हम देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी धार्मिक आधार पे बहुत सारे संगठन खड़े किए जाते हैं कि भैया ये फलाना हमारा राजनीतिक दल है, हम उस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस तरह के लोग उनके साथ आके इकट्ठा हो जा रहे हैं। वास्तव में विशुद्ध रूप से कहें, शुद्ध रूप से कहें तो ये आधार ठीक नहीं है। पश्चिमी जगत में, पाश्चात्य जगत में तो इसको बहुत तेज नकारा गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे देशों में, जैसे हमारे यहाँ भी धार्मिक आधार को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा प्रचर्चा होती है, लोग एक तरह के संगठन बना लेते हैं। तो ये सब स्थितियाँ हैं। तो अब इस तरह से हम देखें कि अगर तो इस तरह से राजनीतिक दल का उत्पत्ति का आधार, हाँ ये ठीक है कि राजनीतिक दलों को संघर्ष के आधार पर नहीं बल्कि सहयोग के आधार पर अपने काम करने चाहिए और दलों का निर्माण ऐसा हो जो उनके स्वरूप का आधार ठीक हो, स्वभाव के आधार पे हो, आर्थिक तत्वों के आधार पे हो, वातावरण। धार्मिक आधार का तत्व बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, राजनीतिक अपनी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें धार्मिक आधार को हम सही रूप से राजनीतिक स्वरूप नहीं दे सकते हैं। तो ये हुआ। अब अगला हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दलों के कार्य। हम देखें तो राजनीतिक दलों का आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और बिना उनके तो हम, और पहला मैं शुरू करता हूं कि राजनीतिक दलों का चुनाव संचालन।
मैं पहला ही यहीं से शुरू कर देता हूं कि आज चुनाव कार्य बहुत कठिन है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, 2 दिन पहले परिणाम आए हैं। इतना बड़ा चुनाव का कार्यक्रम बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है। तो चुनाव का संचालन राजनीतिक दल अपने पार्टी के लोगों को प्रत्याशी बनाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनके लिए धन इकट्ठा करते हैं, उनकी बातें, अपने दल की और अपने प्रत्याशी की बात जनता तक ले जाते हैं। ये बहुत सारा काम चुनाव, और भारत जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में जहां बड़ी जनसंख्या है, बड़ा देश है, बिना राजनीतिक दलों के हम चुनाव संचालन काम ठीक से कर ही नहीं पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो चुनाव का संचालन राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगला, सरकार निर्माण, सरकार बनाना। राजनीतिक दलों के माध्यम से सरकार का निर्माण होता है, जिनका बहुमत होता है जिस दल का, उस दल के, अगर संसदीय शासन है तो व्यवस्थापिका में जिनके दल के लोग ज्यादा आते हैं, खासकर प्रथम सदन में, उन्हीं से व्यवस्थापिका से ही न्यायपालिका, कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो ये और अगर अध्यक्षात्मक शासन है तो मान लीजिए अगर डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो वहां भी राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा रोल है सरकार का निर्माण। चुनाव संचालन इनका बहुत बड़ा कार्य है, सरकार निर्माण इनका कार्य है। समन्वय एवं सहयोग, समन्वय एवं सहयोग, राजनीतिक दल अपने सरकार का विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करती है। सरकार कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ सहयोग, व्यवस्थापिका का कार्यपालिका के साथ सहयोग, सरकार के विभिन्न विभागों में संपर्क, दलों के आपसी सहयोग, क्योंकि बिना दलों के आप सरकार चला नहीं पाएंगे, आपको स्थिरता नहीं मिलेगी। सरकार को स्थिरता प्रदान करते हैं राजनीतिक दल, स्थिरता। मान लीजिए संसदीय शासन में अभी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अब दल, चूंकि उनके दल का प्रथम सदन में बहुमत है, तो जब तक वो दल उनको समर्थन दे रहे हैं, उनका दल उनके साथ है, कैसे सरकार को आप हटा सकते हैं? तो सरकार को स्थिरता देना, ये बहुत बड़ा काम है राजनीतिक दलों का। दूसरा काम है जनता की समस्याओं को सामने लाना। अगर सरकार दल सत्ता में है तो जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को उनके सरकार के सामने ला करके उनका समाधान करेगी। क्योंकि भाई लोकतंत्र है, आपको फिर जनता के बीच जाना है, तो समाधान नहीं करेंगे फिर जवाब क्या देंगे? तो समाधान करना। अगर विरोधी दल में है, राजनीतिक दल अगर विरोध में है, तो वो जनता की समस्याओं को जगह जगह उठाएंगे, सरकार की आलोचना करेंगे। तो ये जिससे सरकार का चुनाव में फिर जाना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। अगर सरकार के नीतियों का प्रचार, अगर सत्ता दल है तो सरकार के नीतियों का प्रचार करेगी, जनता तक उस ले जाएगी, भाई देखिए हमारे यहाँ ये योजना है, वो योजना है, तो जिससे जनता के मन में उस शासन सत्ता के प्रति लगाव पैदा हो और चुनाव के समय जनता अपनी समर्थन दे। अगर विरोधी दल है तो वो सरकार की आलोचना करेगी, जगह जगह इस बात को उठाएगी, सदन के अंदर सदन के बाहर मंच लगा के अपना कि भाई देखिए ये सरकार की कमियां हैं, ऐसे कमियां हैं, ताकि चुनाव में उसे मदद मिल सके। तो विरोधी दल सरकार की आलोचना करेंगे। तीसरा, जनमत का निर्माण। जनमत लोकतंत्र का आधार है। बिना जनमत के आप लोकतंत्री व्यवस्था का जनमत को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी मजबूत से मजबूत शासन व्यवस्था हो, जनमत की अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। जनमत पे फिर आगे हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं। तो राजनीतिक दल जनता के बीच जाते हैं, अपने सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में जनता में जाके जनमत का निर्माण करते हैं, उनकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, जो चुनाव के समय हमें सीधा दिखाई देता है। तो जनमत का निर्माण, सरकार की निरंकुशता को रोकना, सरकार की
निरंकुशता पर प्रतिबंध, निरंकुशता को रोकना। अगर सरकार निरंकुश है, मनमानापन कर रही है, तो विरोधी दल उन्हें उनके 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 चीज़ों को जनता तक ले जाते हैं, जनता में प्रचार प्रसार करते हैं, अपने आसान से आसान भाषा शब्दों के माध्यम से करते हैं। क्योंकि फिर मैं बार बार कहता हूं कि इस लोकतंत्र की व्यवस्था में, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। तो जब आप जनता के बीच जाएंगे तो फिर मालूम हो जाएगा, सरकार बदल देगी। आप तो देख ही रहे हैं लोकतंत्र में कैसा हो रहा है। बड़े से बड़े नेता भी, 2 दिन पहले परिणाम आया है पंजाब का, मुख्यमंत्री दोनों सीट हार गए। एक मुख्यमंत्री को तो एक सीट पे ऐसा व्यक्ति हराया जो बेचारा मोबाइल की कंपनी में काम करता है, रिपेयरिंग में, कितना पाता होगा। पिताजी मजदूर हैं, माँ बहुत छोटे पद पे काम करती हैं। तो ये जब मुख्यमंत्री और जो है डिप्टी सीएम जैसे लोग हार जा रहे हैं, तो राजनीतिक दल उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जहां सरकार गलत करेगी, निरंकुशता करेगी, उस जनता का प्रचार प्रसार राजनीतिक दल करेंगे, विरोधी दल। अरे मैं तो आपको बताऊं, कभी कभी अपने दल के लोग, 1990 में ब्रिटेन की बहुत शक्तिशाली महिला जिसे आयरन लेडी कहा जाता था, मार्गरेट थैचर, के विरोध में उनके दल के लोग ही आ गए और परिणाम में हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो अपने दल के लोग भी सरकार के विरुद्ध आकर के सरकार के चीजों की आलोचना करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है राजनीतिक दलों का। चुनाव का संचालन तो मैंने चर्चा आपसे कर ही दिया है। और इस तरह से हम देखें, विभिन्न महत्वपूर्ण काम, राजनीतिक चेतना प्रसारण, राजनीतिक चेतना लोगों में, राजनीतिक चेतना, या आप कह सकते हैं राजनीतिक भावना का प्रचार प्रसार, राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार। राजनीतिक दल चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विरोधी हो, जनता के बीच जाकर के अपने अपने विचारों, सिद्धांतों, उसके साथ साथ राष्ट्रीय विचार, सामाजिक चीजें वो लेकर के जनता में अपने अपने विचारों को प्रकट करते हैं। बहुत बार तो बहुत ही आवश्यक जागरूकता, चेतना, जनसंख्या को लेके, पर्यावरण को लेके। ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल हमेशा खराब ही विचार जनता के, हमारे यहाँ भ्रम बन गया है लोगों में कि दल का नेता आएगा तो कुछ खराब ही कहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार राजनीतिक दल राष्ट्र हित में, समाज हित में, बहुत सारे अंधविश्वासों को लेके वो काम करते हैं और जनता में उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करते हैं अपने माध्यम से, अपने दल के माध्यम से। राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे वो संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर। तो इस तरह से बहुत ज्यादा काम है राजनीतिक दलों का। और जनता और सरकार के बीच समन्वय, लास्ट में मैं कह दूं कि जनता एवं सरकार के बीच समन्वय। सरकार की बात, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना और जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना, ये राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ा काम होता है कि अपने दल के जिन दल की सरकार है उन दल के लोग अपने सरकार के सफलताओं को जनता के बीच ले जाते हैं। भाई देखिए हमारी सरकार की नीतियां हैं, बड़ी अच्छी हैं। और जो विरोधी दल हैं वो उनमें मीन मेख, उसमें कमियां, उनकी आलोचना को लेकर जनता के बीच जाते हैं। इससे जनता और सरकार के, और जनता क्या चाहती है, ये चीजें राजनीतिक दलों के लोग सरकार तक पहुंचाते हैं। विरोधी भी सरकार तक पहुंचाते हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इससे जो है जनता और सरकार के बीच एक बहुत बड़ा समन्वय बनता है। क्योंकि दल अगर ना हो तो ये जनता और सरकार के बीच बहुत बड़ी खाई बन जाएगी, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगी। तो ये राजनीतिक दलों के बहुत सारे काम हैं। अब आधुनिक जो व्यवस्था है लोकतंत्र की, इसमें तो राजनीतिक दल बहुत अनिवार्य हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। हुबर ने कहा है, हुबर ने, कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दल देवताओं के तुल्य है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दल देवताओं के तुल्य हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं दल प्रणाली का मूल्यांकन, दल प्रणाली के गुण। दल प्रणाली का क्या गुण है, तो गुण की हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के गुण क्या हैं। तो पहला गुण है कि यह मानवीय स्वभाव के अनुकूल है। जैसे जैसे मनुष्य का स्वभाव है वैसे वैसे
ये स्थापित किए जाते हैं। कहीं मनुष्य का स्वभाव बहुत तीव्र परिवर्तन का होता है, कहीं थोड़ा धीमा होता है, कहीं उदारवादी होता है, कहीं आधुनिक होता है, कहीं एकाएक परिवर्तन चाहते हैं। जैसे जैसे राजनीतिक दलों का स्वभाव होता है उसी तरह से राजनीतिक दलों की स्थापना होती है। ये स्वभाव के, मनुष्य के स्वभाव को संगठन में व्यक्त करने का बहुत बढ़िया माध्यम है, बहुत बढ़िया माध्यम है। और दूसरी बात कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक, तो लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है तो मानवीय स्वभाव के अनुकूल, पहला हो गया। दूसरा हो गया लोकतंत्र के लिए आवश्यक। लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि राजनीतिक दल हों। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव का काम होगा, जनता की भी जागृति की बात होगी, चेतना की बात होगी, जनता के विचारों को सरकार तक, सरकार के विचारों तक पहुंचाना ये बहुत कठिन होगा। सार्वजनिक शिक्षा, राजनीतिक दल सदन के अंदर, सदन के बाहर, कहीं भी मंच लगा के राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं, न सिर्फ राजनीतिक तत्वों को लेके बल्कि आर्थिक, सामाजिक, रूढ़ियां, तमाम बहुत सारे काम लेके वो जो है जनता के अंदर शिक्षा का, राजनीतिक शिक्षा का, जनता की राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करते हैं, विकास करते हैं। शासन की निरंकुशता को रोकते हैं कि सरकार कहीं निरंकुश न हो जाए, मनमानापन न करे। तो उनके दल के लोग, विरोधी दल के लोग, क्योंकि बहुत बड़ा नियंत्रण है, अपने दल का भी नियंत्रण है, विरोधी, मैंने तो बताया कि 1990 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को उन्हीं के दल के लोगों ने विरोध किया और उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो सोचिए अपने दल के लोग भी विरोध में आ जाएंगे, विरोधी तो आएंगे ही आएंगे। तो ये दलों के माध्यम से सरकार की निरंकुशता, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बना दिया तो हमेशा अनलिमिटेड है, नहीं, उसका लिमिट है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने समय के लिए आपने चुना है, उसके बाद तो फिर कहां जाएंगे आप। तो इस तरह से वो सरकार के ऊपर निरंकुशता का आरोप लगाते हैं। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण, राजनीतिक दल श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण करते हैं। चर्चा पर चर्चा होती है, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं और विरोधी उसका मीनिंग निकालते हैं, तर्क करते हैं सत्ता पक्ष के लोग। तो इस तरह से जितना अच्छे से अच्छे कानून हो पाए, अगर कोई कानून सरकार ऐसा लाना चाहती है जो जनता के लिए ठीक नहीं है तो उस पर चर्चा पर चर्चा करके, आपसी विचार विमर्श करके। अच्छा, आपसी विचार विमर्श का एक और फायदा होता है कि मनुष्य के जो मन में संकीर्णताएं हैं, दुविधाएं हैं, उतावलापन है, हिंसा की बातें, ये सब भी दूर हो जाती हैं।